नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर डबल ए एकेडमी पर हम आपका स्वागत करते हैं। अभिनंदन बंदन और आपका स्वागत करते हुए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोग रसायन विज्ञान कक्षा 10 के फॉर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन लेसन नंबर फर्स्ट यानी कक्षा 10 का जो लेसन फर्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में लोग पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परिवर्तन। समय के साथ जो हमारे आसपास बदलाव दिखाई देते हैं उसे हम लोग परिवर्तन कहते हैं। और यह जो परिवर्तन होता है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें ये अस्थायी परिवर्तन है, एक बार से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से पहले रूप में बार बार क्या करेंगे, बदलते रहेंगे। और ये अस्थायी परिवर्तन है। एक बार आम अगर सड़ गया, आम कच्चा है, अगर आम पक गया अगर, तो एक रूप से दूसरे में क्या हो जाएगा, जब परिवर्तित हो जाएगा तो फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाएंगे। इसके बाद यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बार बार इसका परिवर्तन होता है। यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, इसमें पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में आ सकते हैं, इसमें पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आते हैं। बर्फ का गलना, बर्फ का जल में परिवर्तित हो जाना या जल का बर्फ में, इसमें हम कह सकते हैं दूध से दही बनना। दूध से दही बनना यानी कि हम कह सकते हैं दूध से दही बनना। दूध से अगर दही बन जाएगा तो प्रारंभिक अवस्था में पदार्थ मिल जाएगा। इसके बारे में और हम लोग बात कर दिए थे कल कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के जो एग्जाम्पल थे हमारे, जैसे जल का जमना, कागज़ का टुकड़ों में बांटना। कागज़ के टुकड़ों में बांटना भौतिक परिवर्तन, लेकिन कागज़ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, आम का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना जो होता है वो एक भौतिक परिवर्तन। पेंसिल का टुकड़ों में बांटना एक भौतिक परिवर्तन। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बदल जाना तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से पनीर बनना, कागज़ के टुकड़ों में बांटना, और बल्ब का फूटना, बल्ब का बुझना जलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। कागज़ के टुकड़ों में बांटना भौतिक परिवर्तन, दूध से पनीर बनना रासायनिक परिवर्तन। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक है जिसमें हम आज सेकेंड लेक्चर में बात कर लेते हैं कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो बात कर लेते हैं कि दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से हैं। ये हमारे यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक नंबर का क्वेश्चन बना था कि दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन के उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर देखा गया कि भोजन का जो पाचन है यह एक रासायनिक परिवर्तन है, और ये हमारे दैनिक जीवन में पर डे टू डे लाइफ में भोजन का पाचन हम लोग करते हैं, और यह एक भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, देखा जाता है कि लोहे पर अगर जंग लगता है ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। यह हमारे डे टू डे लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं, और समझेंगे दैनिक जीवन में रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग अब हमारा आगे स्टार्ट होता है आज के टॉपिक में, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो बात करेंगे कि जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक
लेकिन एक बात है कि नए गुणधर्म वाले, एक से अधिक नए गुणधर्म वाले, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं या पदार्थ बनाते हैं, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। सिंपल सी बात, जैसा कि हम आपको बता दें कि जब दो या दो से अधिक और नए गुणधर्म वाले पदार्थ या भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ, कि जब दो या दो से अधिक जो पदार्थ होगा वो एक नया गुणधर्म वाला होगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ है आपस में क्रिया करके, एक या एक से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक और भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले या फिर कह सकते हैं कि नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमने ले लिया हाइड्रोजन, हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया हाइड्रोजन और ले लिया O2 ऑक्सीजन, यह दोनों लोग मिलकर जल बना देते हैं। क्या बनाते हैं, जल। यहाँ पर हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन, क्या लिए हैं, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लिया गया है, ऑक्सीजन। क्या लिया गया, ऑक्सीजन, और क्या बना है, जल बना। इसको अगर हम लोग बैलेंस थोड़ा सा कर लें तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं और यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो परमाणु है और यहाँ पर एक ही परमाणु है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर 2 मोल बढ़ा देंगे। जब यहाँ पर 2 मोल बढ़ाया जाएगा तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए और यहाँ पर 2 ही परमाणु हैं। यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के 2 अणु और यहाँ पर एक ही अणु है, तो यहाँ पर 2 मोल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, हाइड्रोजन के टोटल 4 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, तो ऑक्सीजन के इधर भी 2 परमाणु है। यहाँ पर किसको किसको लिया गया है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, और क्या बन रहा है, जल। हमने कौन कौन पदार्थ लिया, हम कौन कौन पदार्थ ले रहे हैं और क्या बन रहा है, उसको अगर केवल लिख देंगे, हम लोग केवल लिख कर दिखाएंगे तो इस बात को हम कहेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। और यदि अगर बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं और क्या बन रहा है, उसको उसके प्रतीक के रूप में या संकेत के रूप में लिखने पर एक समीकरण प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण, इसे बोलेंगे रासायनिक समीकरण, इसे बोला जाएगा रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। और इसके भौतिक अवस्था को यहाँ पर इसके नीचे दिखाते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस है तो स्मॉल जी से, ऑक्सीजन भी गैस है तो स्मॉल जी से, और पानी द्रवावस्था में होता है इसलिए स्मॉल यल से। यहाँ पर तो बात हम लोग एक बार फिर देख लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, और यह पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के गुणधर्म वाले हों, तो जब 2 या 2 से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ या अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ, यहाँ लिख दिया जाएगा भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न, और अच्छा रहेगा, भिन्न भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थ आपस में क्रिया करके, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ या जब 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ आपस में क्रिया करके एक
या तो एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आप तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो गुणधर्म होता है यह बहुत ज़्यादा ज्वलनशील एक गैस है, और ऑक्सीजन जो होता है यह जलने में सहायता करता है। तो इनका गुण है अलग और इनका गुण है अलग, लेकिन दोनों लोग मिलकर पानी बना दिए जो आग को बुझाने का काम करता है। तो ये कह रहा है कि जब दो भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ, जब दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक अलग अलग गुणधर्म वाले पदार्थ आपस में क्रिया करके मिल करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि हम कौन कौन पदार्थ ले रहे हैं और क्या बन रहा है, उसको उसको केवल लिख कर अगर दिखाया जाएगा क्या क्या लिया गया है और क्या बना है, लिख कर दिखा देंगे रासायनिक अभिक्रिया। और वही बात कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और जो पदार्थ बन रहा है उसके प्रतीक के रूप में, जो पदार्थ भाग ले रहे हैं और जो बन रहे हैं उसको उन पदार्थों को उसके प्रतीक के रूप में या संकेत के रूप में लिखने पर एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन की अगर बात करेंगे तो हम जान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले एवं बनने वाले, यानी उत्पाद की बात कर रहे हैं, बनने वाले पदार्थ को उनके प्रतीक या संकेत के रूप में लिखने पर उनके प्रतीक या संकेत के रूप में लिखने पर एक समीकरण प्राप्त होता है। एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते, सिंपल सी बात है, जैसा कि हम आपको जस्ट बता रहे हैं यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थ उसके प्रतीक के रूप में या संकेत के रूप में लिखने पर जो हमें एक समीकरण मिल रहा है, इसी को रासायनिक समीकरण कर रहे हैं। सेम वही बात यहाँ पर नोट किया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं बनने वाले पदार्थ को उसके संकेत या प्रतीक के रूप में लिखने पर, संकेत के रूप में चाहे तो प्रतीक के रूप में लिखने पर एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बात करेंगे आगे कि अभिकारक क्या होते हैं। तो अभिकारक के बारे में हम एक बार बता देते हैं आपको कि अभिकारक क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं वही कहलाते हैं क्या चीज, पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, को अभिकारक, अभिकारक कहते हैं। सिंपल सी बात, एकदम साधारण बात। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं अभिकारक किसे कहते हैं। जैसे देख रहे हैं कि एक हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये लोग रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट, बोले तो रिएक्टेंट। और जो पदार्थ है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। अंग्रेजी में बोले तो प्रोडक्ट। क्या बोले, प्रोडक्ट। ठीक, सिंपल बात। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और जिस पदार्थ का निर्माण होता है, चाहे जो पदार्थ बनते हैं, उसे उत्पाद। यहाँ पर आप देख पाएंगे रासायनिक समीकरण हो गया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे अभिकारक। फिर इसके बाद हमारी एक नई हेडिंग आती है उत्पाद की। उत्पाद किसे कहते हैं, तो उत्पाद जो होते हैं इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब है जो, जैसे कहते हैं कि हम कोई पदार्थ बना रहे हैं, जैसे शैम्पू, सोडा, चाय या फिर नमकीन, बिस्किट, टॉफ़ी, जो भी चीज़ हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं काजी प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट कैसे बनाया गया होगा, तो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर क्या बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो बता रहा है प्रोडक्ट, तो बताया जाएगा सीधा सीधा कि रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का, जिस पदार्थ जिस पदार्थ का निर्माण होता है, जिस पदार्थ का निर्माण मतलब जिस पदार्थ का निर्माण या जो पदार्थ बनते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात। जैसे हमने कह दिया कि हाइड्रोजन और, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का निर्माण होता है, चाहे जो पदार्थ बनते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। एक नया एग्जाम्पल के साथ में आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन को जब ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब जलाया जाता है, जब जलाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो बनते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस बात यह है कि मैग्नीशियम जो होते हैं इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है। सरल अनुपात के रूप में अगर हम लिखें तो इनको 1 संबंध 1 के रूप में लिखेंगे। एक संबंध 1, यानी एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन के साथ में बैलेंस हो जाते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि मैग्नीशियम तो बैलेंस है दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 ही है। तो हम उसमें क्या करेंगे, लिखेंगे कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 मोल बढ़ा देंगे, तब तक मैग्नीशियम भी 2 बढ़ गया, और यहाँ पर लिखेंगे कितना, 2 मोल। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दें इसको हिंदी में मैग्नीशियम, क्या लिख दें, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और साथ में क्या लिया गया है, ऑक्सीजन। क्या लिया गया है, ऑक्सीजन। और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
बहुत ज़बरदस्त और शानदार क्लास आपको समझ में आएंगे। हर एक टॉपिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। और मैग्नीशियम यहाँ पर जो है यह सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। यह सॉलिड स्टेट में है। ऑक्सीजन जो है वह गैस स्टेट में है और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है। यहाँ पर हम बता पाएंगे कि ऊपर जो लिखा गया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, यह दोनों लोग मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं। इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। और नीचे जो है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण होगा। ठीक। और नीचे जो है यहाँ पर जो लिखे हैं, जैसे ठोस है तो एस और गैसेस है तो जी, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ये सॉलिड स्टेट में है, इस वजह से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसके भौतिक अवस्था में, फिजिकल स्टेट इसका कहना है। तो भौतिक अवस्था हो गया नीचे, भौतिक अवस्था की अगर बात करते हैं तो भौतिक अवस्था हो गई। ठीक, तीन चीज़ हो गया। अभिकारक कौन है? यहाँ पर हम कहेंगे अभिकारक यहाँ से यहाँ तक के लोग हैं। अभिकारक इसको कहेंगे अभिकारक। एक बार आसानी से और बढ़िया तरीका से आप लोग मन और दिमाग को कंसंट्रेट करके सीखिए। आप लोग एक बार देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। इसे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोला जाता है। और इतना चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट। जो कंपनी में क्या होता है, प्रोड्यूस किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उस समय क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। चलिए, अभिकारक हो गया। अभिकारक इसमें ऐसा नहीं कि केवल अभिकारक हम केवल मैग्नीशियम को बोलेंगे, नहीं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें मैग्नीशियम, इसमें मैग्नीशियम व ऑक्सीजन को अभिकारक क्या बोलेंगे? को अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको उत्पाद बोलेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड को उत्पाद बोला जाएगा। उत्पाद, उत्पाद कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात। आई होप दैट हमें आशा है कि आप लोगों को यह बातें समझ आई होगी कि यहाँ पर हम लोग देखें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको लिख दिया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले पदार्थों को उसके प्रतीक या संकेत के रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया में उन पदार्थों को अगर उनके भौतिक अवस्था के रूप में अगर प्रदर्शित करना है तो सॉलिड होगा तो यस से, गैसेस होगा तो जी से, और सॉलिड होगा तो उसे यस से। और रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं उसे अभिकारक कहते हैं, यानी रिएक्टेंट कहते हैं। और जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो होंगे वो अभिकारक होंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम उत्पाद के नाम से जानेंगे। सेम वही बातें यहाँ पर अगर हम लोग देख लें आगे थोड़ा सा कि ढांचा या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। नया कॉन्सेप्ट, नया टॉपिक, बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त। हमें आशा है कि आप लोग अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके सीख रहे होंगे और इस बातों को अगर सीख लेंगे तो ही आपको एग्जामिनेशन में सीधे सीधा मिलेगा। बहुत से लोग एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो उनको बस यही नहीं समझ आता कि हेडिंग कहाँ से आ गई है। तो साल भर, इसीलिए साल भर के बाद एग्ज़ाम आते हैं कि साल भर के बाद जो एग्ज़ाम आते हैं कि साल भर में अपने किस तरीके से पढ़ाई किए हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से एक बार जग जाइए अपनी स्क्रीन पर, इस टॉपिक पर एक बार फिर से कंसंट्रेट कीजिए कि ढांचा या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। ढांचा या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, शानदार, ज़बरदस्त। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो चलिए डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि ढांचा या
और कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ढांचा या कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है कि सिंपल सी बात है, कौन सी विक्रिया के बारे में बात करें? ढांचा या कंकाली समीकरण। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के मोलों की संख्या, अभिकारक एवं उत्पाद के मोलों की संख्या बराबर नहीं होती है। बहुत सिंपल और आसान तरीका से आपको समझ में आएगा, बस आप देखते रहिए। बराबर नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखा जाएगा कि मैग्नीशियम का रिबन है कोई, और ऑक्सीजन के उपस्थिति में जिसको मैग्नीशियम का रिबन, यहाँ पर रिबन शब्द जो प्रयोग किया जा रहा है, एक फीता लिया गया है मैग्नीशियम का रिबन, यानी मैग्नीशियम का फीता, यानी कि हम ये कह सकते हैं मैग्नीशियम के पतले तार को यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन के नाम से जाना जा रहा है। तो मैग्नीशियम का एक रिबन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसको हम लोग जला देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम के एक परमाणु, और ऑक्सीजन दो हैं, यहाँ पर एक ही है, और इसको बैलेंस नहीं करना अब, यानी ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 मोल बढ़ा दें और यहाँ भी 2 मोल बढ़ा दें, तब तो संतुलित हो जाएगा। हमें संतुलित नहीं करना, बस इसको लिख दो कौन कौन पदार्थ लिया गया और कौन कौन सा पदार्थ लिया गया है और क्या बना। और ये नहीं देखा ना कितना लेकर चलेंगे तो कितना बनेगा, सिर्फ इतना है कि जितना मात्रा हम लोग लिए हैं बस उसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ पदार्थ बन जाएंगे। तो यही बता रहे हैं क्या चीज़, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद, जिसमें अभिकारक और उत्पाद, ठीक, अभिकारक यहाँ तक होंगे, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या बराबर नहीं होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या चीज़, कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होगी, उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज़, ढांचा या कंकाली समीकरण। यहाँ पर मोलों की संख्या तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि मोलों संख्या अगर बात करें तो मोलों संख्या यहाँ पर 1 मोल और 1 मोल मिलकर 2 मोल हो गए हैं, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 1 मोल तो बराबर नहीं है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के मोलों संख्या का दो या तो अणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है। चलिए ठीक है, एक और बात है कि अगर मोलों संख्या अगर दोनों तरफ बराबर नहीं होगा तो अणुओं संख्या भी में कुछ ना कुछ डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि ढांचा या कंकाली समीकरण क्या है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसे रासायनिक समीकरण जो संतुलित न हो, जो संतुलित न हो। ठीक, आगे बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना। रासायनिक समीकरण को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो सिंपल सी बात है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को, उसके रासायनिक सूत्र को उसके भौतिक अवस्था में कौन कौन से पदार्थ आते हैं और भौतिक अवस्था को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ठोस को यश से, जैसे हम कह सकते हैं अगर कोई पदार्थ अगर ठोस अवस्था में है, अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसे हम यश से प्रदर्शित करते हैं, यश से प्रदर्शित करते हैं।
अगर कोई पदार्थ अगर द्रव अवस्था में है यानी लिक्विड स्टेट में है तो उसे हम यल से प्रदर्शित करते हैं। अगर कोई पदार्थ अगर हम कह दें कोई पदार्थ अगर गैस अवस्था में है तो उसे हम गैस लिखते हैं लेकिन उसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल जी से। यदि कोई पदार्थ जलीय विलयन में कैसा है, जलीय विलयन में, जैसे नमक और जल मिलकर विलयन बना दिए तो जलीय विलयन में अगर है, जल से बना विलयन में है, चीनी का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन, तो जलीय विलयन में अगर कोई पदार्थ बना है तो उसे हम कहेंगे एक्वा सोल्यूशन के नाम से जानते हैं इसको एक्वा सोल्यूशन को शॉर्ट में इसको एक्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अगर यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में अगर कोई पदार्थ अगर गैस के रूप में निकल रहे हैं तो सामान्य गैस के रूप में अगर कोई पदार्थ उत्पाद की तरफ अगर सामान्य गैस अगर बनती है तो उसको हम क्या करेंगे, एक ऊपर के एरो से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यदि उत्पाद में अवक्षेप बनता है, क्या बनते हैं, अवक्षेप बनते हैं, तो अवक्षेप के लिए एक नीचे के तीर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया रासायनिक समीकरण को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए सूत्र है कि अभिकारक कैसे किधर रखना है, उत्पाद किधर रखना है, और अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ हैं, उत्पाद में कौन कौन से पदार्थ हैं, उनको कैसे संतुलित करना है, और सिंपल सी बात उसके भौतिक अवस्था को कैसे प्रदर्शित करना है। अगर ठोस है तो यस से, लिक्विड है तो यल से, गैसेस है तो जी से, जलीय विलयन है तो एक्यू से, और सामान्य गैस है तो एक तीर ऊपर से, अगर अवक्षेप बनेगा तो नीचे तीर होगी। अगर हम कह देंगे कि अगर ताप है, दाब है, या कोई उत्प्रेरक का अगर हम लोग का यूज करना है किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो हम उसमें अभिकारक को एक तरफ, उत्पाद को एक तरफ, और तीर के ऊपर ताप को, दाब को, या फिर ताप को, दाब को या उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक, ऊपर या नीचे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। आइए यहाँ पर दिखा देते हैं हम आपको। जैसे हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहा और जल, लोहे हैं और जल है। लोहा और जल को मिलाकर यहाँ पर बनाया गया है फेरस टेट्राऑक्साइड, यानी कि हम कह सकते हैं कि Fe3O4, और यह क्रिया करके क्या बना रहे हैं, Fe3O4, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहे हैं। Fe के 3 परमाणु हैं तो यहाँ पर 3 मोल बढ़ाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन की वैलेंसी जो यहाँ पे है, हाइड्रोजन की जो टोटल नंबर ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने दे रहे हैं, 8, और यहाँ कितने यहाँ पर दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम 2 हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, यानी कि 3 Fe के एटम्स हो गए और 3 यहाँ पर भी Fe के एटम, और ऑक्सीजन के परमाणु जो होंगे 4 होते हैं, यहाँ भी 4 होंगे, हाइड्रोजन 8 और 8 हो गए। ठीक, लोहा जो है यानी आयरन जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं इसलिए इसको यस से, और पानी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में इसलिए स्मॉल यल से, और लोहे पर लगने वाला जो जंग है उसका फार्मूला है Fe3O4। इसको हम कहेंगे, यह भी ऐसे लिखा जाएगा, यह भी ठोस है और यह गैस स्टेट में होते हैं, इसको जी से। सॉलिड जो होते हैं उसको यस से, लिक्विड जो होते हैं यल से, गैसेज जो होते हैं जी से, एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलयन को एक्यू से, और सामान्य रूप से मुक्त गैस अगर निकल रही है तो उसको हम लोग एरो बनाएंगे तीर से। जैसे यहीं पर हम एक एरो बना देंगे, इसको अगर हटाना चाहेंगे तो यहाँ पर एरो बन जाएगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में हम जी से प्रदर्शित करते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया में एरो। अगर सामान्य गैस बन रही है तो यहाँ पर एरो लगा दिया जाएगा, अगर यहाँ पर जी है तो आप एरो यहाँ पर नहीं लिखेंगे यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो अवक्षेप होते हैं उसको तीर बनाते हैं, लेकिन वो जो तीर होती है वो नीचे के और क्या करती है, इशारा करती है, प्रदर्शित करती है। रासायनिक समीकरण में अगर ताप, दाब और स्थानांतरण का उपयोग किया गया है तो हम यह कह सकते हैं कि उस पर जो तीर लगेगा वह तीर के ऊपर या नीचे लिखे जाएंगे। फिर सुनिएगा, रासायनिक समीकरण में ताप, दाब एवं उत्प्रेरक का अगर प्रयोग किया गया है तो
उस उसे हम लोग क्या करेंगे, तीर के ऊपर या नीचे लिख कर क्या करते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे हम लोग अमोनिया का निर्माण कर दिए, नाइट्रोजन गैस, कौन, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाकर क्या बनता है, अमोनिया। और ये 1774 में सबसे पहले प्रिस्टली ने अमोनिया गैस बनाया था, और नाइट्रोजन के 1 मोल और हाइड्रोजन के जो लिए थे, हाइड्रोजन को लिए थे कितने, 3 मोल लिए थे। कितने मोल लिए थे, 3 मोल लिए थे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर 2 मोल अमोनिया का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर Fe, लोहे के छीलन के उपस्थिति में क्रिया की गई, लोहे के छीलन के उपस्थिति में क्या की गई, क्रिया की गई। तो यहाँ पर Fe जो है उत्प्रेरक का काम कर रहा है। उत्प्रेरक का मतलब होते हैं एक ऐसे पदार्थ जिसके उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वह परिवर्तित हो जाता है। उत्प्रेरक एकदम सिंपल सी बात है, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके उपस्थिति में कोई रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वह परिवर्तित हो जाता है, या तो कम हो जाएगा या अधिक होगा। जैसे कुछ बच्चे लोग अपने घर पर काम नहीं करते हैं, जब उनके पापा बाहर से आते हैं तो उनके पापा यह नहीं कहते तो काम करो, सिर्फ उनके उपस्थिति में बच्चा ऑटोमेटिक अपना टाइम टेबल बना के अपने काम में लग जाते हैं बिना कुछ कहे। तो उनके आने से पहले किस तरीके से कार्य कर रहे थे और उनके आने के बाद वो अपना कैसे काम कर रहे हैं, यानी उनके पापा यहाँ पे वो एक उत्प्रेरक की तरह ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक उत्प्रेरक है, लेकिन उत्प्रेरक के ही जैसे कार्य हो रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है, देखा जाए यहाँ पर 200 ATM 200 वायुमंडलीय दाब पर और 500 सेंटीग्रेड के ताप पर, यानी हम किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप दाब और उत्प्रेरक का अगर प्रयोग करते हैं तो उसको तीर के नीचे या ऊपर लिख सकते हैं। और इसके भौतिक अवस्था को यहाँ पर नाइट्रोजन गैस अवस्था में है, हाइड्रोजन गैस अवस्था में है, अमोनिया गैस स्टेट में, इसलिए इसको जी से प्रदर्शित कर देंगे। सिंपल सी बात है कि अभिकारकों को गर्म करने पर उस जब गर्म करते हैं तो उसको तीर के ऊपर डेल्टा क्या करते हैं, निशान लगाते हैं। अभिकारकों को गर्म करने को तीर के ऊपर ऊष्मा लिख कर प्रदर्शित किया जाता है। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको हम लोग क्या कर दिए, हीट कर दिए हैं। ये 2 भागों में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। नेक्स्ट बात करेंगे कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसमें डबल तीर का प्रयोग करते हैं, एक इस तरीके से और एक अर्ध इस तरीके से, एक अग्र और एक पश्च। और लेकिन हम यहाँ पर अगर बात करेंगे कि अगर अनुत्क्रमणीय विक्रिया है, कैसे विक्रिया है, अनुत्क्रमणीय विक्रिया है, तो उसके लिए केवल एक ही तीर का प्रयोग करते हैं। इस डबल तीर का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया अग्र और पश्च दोनों दिशा में चलती है, और इस तीर का मतलब है कि अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। अब हम एक बार अपनी क्लास को फिर पुनः रिवीजन कर लेते हैं। आइए आप लोग सभी लोग एक साथ। तो हम अपने क्लास में कक्षा 10 के स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात हो रही थी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में किसका बात हो रही थी, परिवर्तन। तो समय के साथ हमारे आसपास बहुत से परिवर्तन होते हैं, जो परिवर्तन होते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय परिवर्तन बार बार परिवर्तित हो जाएगा, और रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं ये एक अनुक्रमणीय परिवर्तन है, या हम कह सकते हैं कि अस्थायी परिवर्तन है। आम कच्चा है, अगर पक गया तो फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ सकता है। और जो परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन तो बहुत होते हैं। जैसे हम एक बात कर सकते हैं कि इसकी अस्थायी एक बात हो गई है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएंगे, जैसे गाड़ी मोटर अगर बिगड़ जाते हैं तो पदार्थ वो अपने प्रारंभिक अवस्था में चले जाते हैं। और इसमें जैसे दूध से अगर दही बन गया तो वह पदार्थ अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। कागज़ का फाड़ना क्या है, कागज़ को अगर फाड़ेंगे तो कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, सेम वही गुण है, यानी कि एक भौतिक परिवर्तन है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल बहुत समय आपको देखे थे। जल का जमना भौतिक है, कागज़ का जलना रासायनिक है, दूध से दही बनना रासायनिक है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक है, आम का पकना। यानी सिंपल और सरल बात कल हम लोग बता चुके हैं। मोमबत्ती का जलना जो होता है एक रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का पिघलना है, पिघलना जलना, पिघलना जम जाना, पिघलना जम जाना, पिघलना जम जाना एक भौतिक परिवर्तन है। पेंसिल का टुकड़ों में बांटना भी एक भौतिक परिवर्तन है।
दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना भी रासायनिक परिवर्तन है। हमारे दैनिक जीवन में कौन से परिवर्तन होते हैं? तो भोजन का पाचन, लोहे का जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये दैनिक जीवन में हमें दिखाई देते हैं कुछ परिवर्तन। ठीक। रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, जब दो या दो से अधिक और भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ, जब दो भिन्न भिन्न गुणधर्म या दो या दो से अधिक पदार्थ लो, लेकिन उनका गुण अलग अलग होना चाहिए। जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक। रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ लिया गया है और क्या बन रहा है, खाली लिख कर दिखा देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया, इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ लिए गए हैं और क्या बन रहा है, उसके प्रतीक या संकेत के रूप में लिखने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होगा उसे रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, जो पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद। फिर इसके बाद रासायनिक समीकरण किसे? सिंपल वही बात, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थ को उसके प्रतीक या संकेत के रूप में लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है रासायनिक समीकरण। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, और जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक। जैसे हमने बात कर लिया H2 और O2 मिलकर बना देंगे H2O। यहाँ पर हो गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसे अभिकारक कहेंगे, और जो पदार्थ बनते हैं इसे उत्पाद कहेंगे। आगे थोड़ा सा बढ़ाइए। मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम इसको क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं, जला देते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इतना को हम लोग अभिकारक, इतना को उत्पाद के नाम से जानेंगे। और आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। इसके बाद ढांचा या कंकाली, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या या परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, परमाणु संख्या बराबर नहीं है, मोल भी का तो कोई दिक्कत नहीं है। अणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, चाहे होता है, उस हम लोग क्या करते हैं? ढांचा या कंकाली समीकरण। यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नीशियम एक है, यहाँ पर कितना एक है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, यानी कि मैग्नीशियम तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसलिए यह अधूरा अगर छोड़ा जाएगा तो यह ढांचा या कंकाली समीकरण होगा। ठीक है, कंकाल की तरह होगा। ठीक। ठीक। आगे रासायनिक समीकरण कैसे प्रदर्शित करते हैं? सिंपल सी बात आपको बताई गई है कि रासायनिक समीकरण को हम क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण में उसके भौतिक अवस्था को उसके नीचे लिखा जाता है और छोटे कोष्टक में लिखा जाता है। ठीक है, अगर सॉलिड रहेगा कोई पदार्थ तो स्मॉल एस से, लिक्विड रहेगा तो स्मॉल एल से, गैसेस होगा तो जी से, जली विलीन होगा तो एक्वा से, अगर नॉन एक्वा सोल्यूशन होंगे तो अजली, जो जल में नहीं बने हों तो उसमें हम लोग कहेंगे क्या चीज़ है, यहाँ पर यन एक्वा लगा देंगे, यानी हम यह कह सकते हैं कि अजली विलयन। आगे सामान्य रूप से मुक्त गैस को हम लोग क्या लिखेंगे? तीर ऊपर की ओर, और इसका जो अवक्षेप बनता है उसको तीर नीचे लगा के लिखा जाता है। ठीक है। रासायनिक समीकरण में ताप, दाब एवं उत्प्रेरक को एक तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, जो आपको यहाँ पर दिखाया गया, गैसेस गैसेस और गैसेस। अभिकारक को गर्म करने पर तीर के ऊपर एक डेल्टा का निशान लगाया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन हमारे यहीं तक, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। तो आप लगे रहिए इसी एनर्जी के साथ, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।